नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और जैसा कि शो का नाम है निवेश की एबीसीडी, हम यहां पर निवेश के हर पहलू पर बारीकी से बात करते हैं, आपको समझाइश देते हैं और हमारे साथ होते हैं बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट और हाँ एएमसी के भी एक्सपर्ट और फंड हाउसेस के सीईओज और एमडीज। ये वही लोग हैं जो आपके पैसे संभालते हैं, जिनमें आप निवेश करते हैं और ये जो शख्स हैं आपके पैसे बाजार में डालते हैं, मुनाफा कमा कर देते हैं आपको, ताकि आपको अपने पोर्टफोलियो पर मोटा मुनाफा हो और आपके सभी आर्थिक लक्ष्य भी पूरे हो पाए। इस कड़ी में आज मेरे साथ बाजार के एक दिग्गज और बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ है निमेश शाह, सीईओ एमडी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। निमेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। और जैसा कि निमेश जी 2022 की जो शुरुआत हमने की थी ना, जिन फियर्स के साथ, जिन ट्रिगर्स के साथ, वो लगभग अगर देखा जाए, आप भी शायद सहमत होंगे, जस के तस हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की आप बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, रिसेशन फियर्स की बात कर लीजिए, इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, ये कठिनाइयाँ, ये दिक्कतें अभी भी उसी तरह बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि 2023 की शुरुआत भी हम इन्हीं ट्रिगर्स, इन्हीं दिक्कतों, इन्हीं परेशानियों, इसी अनसर्टिनिटी के साथ करने वाले हैं? 2022 का पूरा साल अगर मैं समअप करना चाहूँ, वैसे तो बहुत जल्दी है, एक महीना बचा हुआ है लगभग, लेकिन फिर भी 2022 का एक पूरा साल और 2023 की शुरुआत बाजार के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा हमारा व्यू भी अलग हो सकता है। मेरा व्यू थोड़ा अलग है कि 2022 के बिगिनिंग में और 2023 के बिगिनिंग में माहौल काफ़ी अलग है। जब मैं नवंबर 2022 में खड़ा हूँ और जनवरी 22 से माहौल बहुत अलग है। आई विल टेल यू व्हाई आई बिलीव दैट। आपने एक ज़िक्र किया, इंडिया में ये अनसर्टेनिटी की थी क्या थी? इंडिया की तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी। इंडिया में तो सब ठीक चल रहा था। तो कभी ला 1 साल पहले भी और आज भी कोई अनसर्टेनिटी इंडियन इंडस्ट्री की नहीं है, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री, और इसके बारे में हम ज़्यादा बात कर सकते हैं, इंडियन इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू डू वेल। देखो, ये कंट्री में कभी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा किया ही नहीं था। लास्ट 20 साल से वो चाइना की कॉम्पिटिशन बर्दाश्त कर रहे हैं, राइट? चाइना की कॉम्पिटिशन बर्दाश्त करने के बाद भी वो लोग आज तक रहे हैं। तो जो लोग सर्वाइव कर गए हैं चाइना की 20 साल की कंपटीशन को, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा फेज आने की उम्मीद है। इसलिए मैं मानता हूं ये 1 साल पहले भी थी और अभी बिकॉज़ ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। सो इंडिया में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज है जो 1 साल पहले भी थी, पर 1 साल पहले हमारे पास 3-4 टेंशन के एरिया थे। वन वॉइस कि चाइना में क्या हो रहा है, दूसरा था कि ये वॉर का क्या हो रहा है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में, और तीसरा था यूएस फेड में क्या हो रहा है। तो ये 3 अनसर्टेनिटी थी। मेरे हिसाब से वी आर इन अ बेटर स्टेज टुडे देन व्हाट वी वर 1 ईयर बैक। आई एम टेलिंग यू व्हाई ऑन द इंटरनेशनल सीन। एक है कि यूएस इन्वेस्टर्स ने या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने तकरीबन $50 बिलियन का सेल्स कर दिया। वो लोग बेचते ही गए हैं। हर महीने $5 बिलियन का सेल होता था, 40,000 करोड़ का सेल होता था। और अगर आप मुझे 1 साल पहले पूछते थे कि हर महीना अगर $5 बिलियन या 40,000 करोड़ का सेल्स होगा, तो मार्केट की क्या स्थिति होगी? तो मैं बोलता था मार्केट तो बहुत गिर जाएगा, क्योंकि इतना सारा सेल इंडिया ने कभी देखा नहीं है। पर इंडिया में इतना सारा सेल्स हो गया, ये लोग फॉरेनर्स ने इतनी बिकवाली की, फिर भी मार्केट उतना गिरा नहीं। मार्केट गिर-गिर के 52-53,000 ही पहुंचा था, उसके नीचे मार्केट गया ही नहीं था। तो इतना तो मार्केट की कैपेबिलिटी बढ़ गई है ऑफ टेकिंग द फॉरेनर सेलिंग, बिकॉज़ एट एवरी फॉल ज्यादा से ज्यादा निवेशक इंडिया से आ रहे हैं। तो जब भी आजकल मार्केट गिरता है, तो हमारे पास इनफ्लोज आते हैं, जाके इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, उसके लिए फ्लोज आते हैं। सो एक एक बहुत अलग किस्म का मार्केट हो गया है जो 1 साल पहले नहीं था। दूसरा है, आई थिंक द वर्ल्ड हैज लर्न टू लिव विद द यूक्रेन रशिया क्राइसिस, राइट? इफ इट वाज अ बिग क्राइसिस अर्लियर, बट अभी लोगों को लगता है कि अच्छा थोड़ा है, तो उसका जो इम्पैक्ट होना है ऑयल पे, आप देखेंगे ऑयल की प्राइसेस भी करेक्ट हो रही है। सो दुनिया ने अपने रास्ते निकाल दिए हैं टू मैनेज द सिचुएशन। और तीसरा बड़ा अनसर्टेनिटी था कि यूएस में क्या होगा और यूएस का इन्फ्लेशन का क्या होगा। तो यूएस और इंडिया में इन्फ्लेशन अगर आप देखो, तो जो सेंट्रल बैंक स्ट्रेटेजीज कर रही है, वहां की फेड जो स्ट्रेटेजी कर रही है ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड सकिंग द मनी आउट, वो इफेक्टिव हो रही है। अभी लोगों का देख रहे हैं कि लोग थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन कम होने लगा है।
सो इन्फ्लेशन में हम स्कूल में पढ़े थे कि इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है। तो वो लेवल पे भी बहुत अच्छा है कि इन्फ्लेशनरी अभी लोगों को वो कॉन्फिडेंस है कि जो सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड जो कदम ले रही है, उससे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आ सकता है। चलिए, आपके एक जवाब ने मुझे कई सारे सवाल और कई पहलुओं पर सवाल दे दिए हैं। एक-एक करके मेरे ख्याल से इनको हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो निमेश जी, विदेशी निवेश को लेकर मुझे आपसे पूछना है। उनके पैसे ना डालने के बावजूद भी हमारे बाज़ारों ने काफ़ी हिम्मत दिखाई है, काफ़ी संयम के साथ हम आगे बढ़े हैं। अब सवाल बहुत बड़ा यही है कि हम ये कब तक कर पाएंगे? जो भी फैक्टर्स आपने अभी बताए हैं, ठीक है, 1 साल के मुकाबले अगर हम देखें तो हम काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बात की भी कोई निश्चितता है कि हम इसी तरह मजबूती से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्लो डाउन का इम्पैक्ट तो हम पर भी होगा। एफआईआईज के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिहाज से भारतीय बाजार तो काफ़ी महंगा फिलहाल लग ही रहा है। हमारे घरेलू निवेशक जो हैं वो पैसे डाल रहे हैं, लेकिन वो भी कब तक डालेंगे? बहुत कुछ देखिए, कोविड में लोगों ने खर्चा नहीं किया, उनके पास सेविंग्स थी। तो अभी जैसे कि हमने आंकड़े भी देखे, डिमांड कंजम्पशंस के लिहाज से लोगों ने बाकायदा फ़ायदा उठाया है, जितनी बचत उन्होंने की थी, जो भी उनके पास पैसा बचा हुआ था। लेकिन अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, धीरे धीरे जो हम इम्पैक्ट होता हुआ देखेंगे, लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता हुआ देखेंगे, स्लो डाउन आएगा, तब भी आपको लगता है कि घरेलू संस्थागत निवेशक पैसे डालते रहेंगे? हमारे बाजार क्या इनके दम पर लंबा चल सकते हैं? जो लास्ट 1 साल का मैं आपको आपके बहुत सारे सवाल में भी मुझे बहुत सारे अलग-अलग पहलू दिख रहे हैं। अगर मैं कोई पहलू मिस कर दूँ तो आप यू कैन डू इट विद अ follow up क्वेश्चन। जी, आपने एक बोला कि अभी तो कितने पैसे आ गए हैं, अभी इंडियन इन्वेस्टर और कितना डाल पाएँगे? अभी तो उनका 170 लाख करोड़ है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। राइट, 170 लाख करोड़ है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। 10 साल पहले म्यूचुअल फंड्स वेर 11% ऑफ द 170 लाख करोड़। आज हम 40 लाख करोड़ पे है और हम वी आर एट 22.5% ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो जिस तरह से, और हमारे इन्वेस्टर अभी काफी यंग लोग आ रहे हैं। जब मैं 15 साल से ये आईसीसी प्रूडेंशियल में जॉब कर रहा हूँ सीईओ करके, तो 15 साल पहले मैंने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी, तब मेरा एवरेज इन्वेस्टर की एज 40 साल का आदमी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करता था कि वो पहले घर ले लेता था, सब हो जाता था, उसके बाद वो आता था कि अभी मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग करूं तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। आज हमारा इन्वेस्टर है 23 साल का लड़का, डिजिटल से जो हुआ है। तो एक 23 साल का, 25 साल का, जब एक नौजवान या यंग लड़की जब कमाने का शुरू करती है, जब उसकी आमदनी शुरू होती है, तब से वो सिप चालू कर देते हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इटसेल्फ इज 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ का सिस्टमैटिक इन्वेस्ट प्लान हर महीने में मार्केट में इन्वेस्ट होता है। प्लस ईपीएफओ पैसे मार्केट्स में डालती है, प्लस इंश्योरेंस कंपनीज पैसे डालती है। सो देयर इज अ रोबस्ट फ्लो ऑफ इंडियन मनी। India has got lots of money, but now that money is, instead of going into traditional products, वो अभी ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स यानी जिसपे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता था, उसके अलावा आज एक यंग आदमी सोच रहा है कि मैं मार्केट्स में पैसे लगाऊं। हमने कैंपेन भी किए, म्यूचुअल फंड सही है, उससे नंबर ऑफ इन्वेस्टर बहुत बढ़ रहे हैं। तो कुछ साल पहले हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ कस्टमर्स पे लग रहे थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अभी 3.5 करोड़ कस्टमर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और जो छोटा आया है, जिसने 1,500 रुपया की सिप की है, 1,000 रुपए की सिप की है, उसकी साइज जैसे जैसे 5 साल होंगे, 10 साल होंगे, उसकी साइज बढ़ती जाएगी। दूसरा एक चेंज हुआ है इज दैट व्हेनेवर, पहले 2007 में अगर मार्केट गिरता था तो लोग बेचने आ जाते थे। आज इंडियन इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट हो गया है। वो हमेशा लास्ट 5 साल का डेटा देख लो, जब भी मार्केट गिरता है इंडियन इन्वेस्टर और निवेश करता है, वो निकलता नहीं है। सो मनी इन इंडिया इज देयर। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ दे वांटिंग टू गेट इनटू इक्विटी मार्केट्स। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज अ चेंज। सो आई एम नॉट वरीड। आई वुड हैव गिवन यू अ डिफरेंट आंसर। 1 साल पहले अगर आप मुझे पूछते थे, मैं शायद कुछ अलग बोलता था। पर आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट इफ फॉरेनर्स डिसाइड टू सेल, India has got enough money, more than enough money to invest.
आपने इंटीरियर्स की बात कही, जहाँ से आप कह रहे हैं कि युवा निवेशक जो हैं वो बाज़ार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं ना निमेश जी, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो छोटे शहर हैं ना उनमें बहुत ज़बरदस्त कमाई हो रही है लोगों की। न सिर्फ बाज़ार को लेकर जागरूकता आ रही है बल्कि वो बढ़ चढ़ कर निवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आई एम श्योर आपने भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जहाँ पर देश के छोटे शहरों में आपको बड़े अमीर मिल रहे हैं। इतने बड़े अमीर तो बड़े शहरों में भी नहीं हैं जितने छोटे शहरों में आजकल मिल रहे हैं। और ये जो वेल्थ क्रिएशन होती भी हमें दिखाई दे रही है छोटे शहरों में, उसमें अब तक एज एन एएमसी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लगभग अगर मैं पैंडेमिक के दौरान से ही तुलना करना चाहूँ तो मुझे बताएं ऐसे कौन कौन से शहर है जहाँ पर आपको बढ़िया रिस्पॉन्स, लोगों की समझ और एक ऐसा डिसिप्लिन इन्वेस्टर आपको मिला है जो समझता है महंगाई क्या है, वॉल्टिलिटी क्या है, बाजार की नब्ज में किस तरह कब सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करना चाहिए? कुछ बताइए इसके बारे में। अगर मैं वापस मीडिया को क्रेडिट दूंगा, राइट, आई थिंक हमने जो मीडिया के साथ काम किया है, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज इन द इंटीरियर्स। सो आज जो और ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, सी व्हाट इंटरनेट हैज डन एंड व्हाट यू ऑल हैव डन इज दैट यू हैव, पहले एक एडवांटेज होता था कि हम बंबई में बैठे हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। सो पहले मार्केट्स में इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज पे काम होता था। आज ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा छोटे से छोटे शहर में भी इंटरनेट पे उसको इतना इंफॉर्मेशन मिल जाता है जो एक बड़े शहर में है। मीडिया स्प्रेड इट, दिस इट्स मीडिया ने पूरे इंडिया में स्प्रेड किया है, प्लस ब्रोकरेज हाउसेज है। सो द इंफॉर्मेशन इज रीचिंग द इंटीरियर्स एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड वेल्थ वॉज ऑलवेज देयर। मैं आपसे केवल मैं एक बोल रहा हूँ, हमें नए वेल्थ जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर द मार्केट में नए पैसे आने की जरूरत नहीं है। इवन एग्जिस्टिंग पैसा इंडिया में बहुत था जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में चला जाता था। बहुत सारा पैसा छोटे जगहों में गोल्ड में जाता था, तो वो सब अभी गोल्ड में, अब गोल्ड की सेल्स देख लीजिए और आप देखिए मार्केट्स में फ्लो कहां से आ रहा है। सो मनी वाज ऑलवेज देयर इन इंडिया। इंडिया में पैसा हमेशा से था, वो अभी चैनलाइज हो रहा है। हम भी छोटे से छोटे शहर में जाके ब्रांचेस खोल रहे हैं म्यूचुअल फंड की, और ये म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन जो है वो भी हेल्प कर रहा है टू इंक्रीज अवेयरनेस। बिल्कुल, देखिए सभी तरफ से लोग जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप खुद भी अपने स्तर पर काफ़ी बड़े बड़े अभियान और योजनाएं जो हैं वो जारी करते हैं। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि आप आज ऐसी पोजीशन पर है निमेश जी जहाँ पर लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको आइडियल समझते हैं। भतेरो निवेशक हैं जिन्होंने आपकी एएमसी में भरोसा दिखाया है। अब जब हम नए निवेशकों की बात करते हैं ना, और जब इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं ना निमेश जी, तो इसको लेकर तो अनंत तरह की नॉलेज आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया में। आप दुनिया भर की चीज़ें आप सुन रहे हैं, नए नए फॉर्मेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपको सुनने को मिल रही है। अब जो एक नया निवेशक है वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है, किसको फॉलो किया जाए, किसको नहीं फॉलो किया जाए। आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, आपको खुद रिसर्च करना चाहिए। आपको भले ही आप 10-12 लोगों को सुने, लेकिन आपको पता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। आप पढ़ाई लिखाई कर कर, होमवर्क कर कर निवेश कीजिए। सेबी अपनी तरफ से गाइडलाइंस आने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं, जो कि ज़रूरी भी है आज की तारीख में, क्योंकि हम तो आजकल टीनेजर्स को भी देख रहे हैं ना, जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पैसा लगाइए, वहाँ पैसा लगाइए। उतनी उन्होंने मार्केट साइकिल देखी नहीं होगी जितनी कम उम्र के वो हैं जो बाजार की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं। आपकी तरफ से कैसे एक निवेशक, और खास तौर से नया निवेशक, युवा निवेशक, इन सब चीज़ों को फिल्टर आउट करे? क्योंकि ऐसे केओस में लॉस्ट हो जाना एक निवेशक के लिए अच्छा फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मेरा एक मानना है कि मुझे 30 साल हो गए ये इंडस्ट्री में। तो जब 30 साल से आप कर रहे हो तो आपने बहुत अलग अलग किस्म के लोग देखे हैं, पर ये ज्यादा एनालिसिस करके भी फायदा नहीं होता। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में अगर हम डिबेट करें, पूरे सुबह से रात डिबेट करें, तो भी कोई जितना भी पेसिमिस्टिक आदमी हो वो भी 6% ग्रोथ तो दे ही देगा। 6 to 7% इंडिया ग्रो होएगा। मैं तो जो ग्रो होते आ रहा हूँ उसकी ही बात कर रहा हूँ। उस पे आप 4 से 4 to 5% आप इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए, तो 11 to 12% नॉमिनल ग्रोथ इंडिया में तो होना है। उस पे तो कोई डिबेट नहीं है। अगर 11 to 12% इंडिया में नॉमिनल ग्रोथ होना है, तो इंडियन कॉर्पोरेट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल अर्न मोर देन 11 to 12%। जो टॉप इंडियन की कंपनी है, अगर भारतवर्ष पूरा 11 से 11 to 12% से ग्रो हो रहा है नॉमिनली, then Indian corporates will also grow by 11 to 12% at least.
1-2% ज्यादा ही ग्रो करेंगे। तो आई एम सेइंग इफ द कंट्रीज कॉर्पोरेट्स आर गोइंग बाय 12 to 13%, राइट, दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट अगर उनकी अर्निंग 12 से 13% बढ़ती है तो उनका हमेशा मार्केट्स की शेयर के दाम उसकी अर्निंग को फॉलो करते हैं। आप 10 साल देख लीजिए, कोई भी 10 साल देख लीजिए, तो 10 साल में अगर हमारा अर्निंग पर शेयर लास्ट 10 साल में अगर अर्निंग पर शेयर 10% बढ़ा होगा तो मार्केट्स 11% रिटर्न दिए होंगे। तो तकरीबन ये फॉलो होता है। So we should consider that India, if we assume that India's nominal growth will continue at 11 to 12%, so बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करे तो भी you will get similar growth in the markets even going forward. That is one basic thing. Now the question, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? Volatility. मार्केट्स आज 60,000 है, आज 61,000 है, कल मार्केट 55,000 भी हो सकते हैं और परसों मार्केट 52,000 भी हो सकता है, राइट? सो इफ द मार्केट में लोग क्या नहीं ले, पर इन्वेस्टर लाइक मी, मैं खुद भी मेरे सारे पैसे मेरे फंड में इन्वेस्टेड है, राइट? सो इन्वेस्टर लाइक मी विल से ओके फाइन, मार्केट थोड़ा गिरा है, ठीक है, अगर अपने पास लिक्विडिटी है तो और डाल सकते हैं, right? Because I don't get scared by volatility. As an investor, volatility does not affect me because I have this basic thought in mind कि लॉन्ग टर्म में तो ठीक ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ईपीएस बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म के शेयर के भाव भी ठीक ही जाएंगे, वो मेरा बिलीफ है। इसलिए वॉलेटिलिटी डज नॉट अफेक्ट मी, तो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करके बैठ सकता हूं एंड आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड कि अगर 20% कल मेरा कम हो गया तो भी मुझे टेंशन नहीं होगा कि मेरा पोर्टफोलियो 20% से कम हो गया, 30% से कम हो गया, मुझे नींद तो भी मैं आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है। पर हर एक आदमी को डिसाइड करना है कि वो कितनी वॉलेटिलिटी ले सकता है। इक्विटी मार्केट्स हैव बीन वॉलेटाइल एंड विल रिमेन वॉलेटाइल। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 साल में दुनिया की अनसर्टेनिटी भी इंडिया में आएगी, तो वॉलेटिलिटी तो बढ़नी है इंडिया में। तो हमने क्या किया एज एन एएमसी, हमने नए निवेशक को क्या बोला है कि अगर आप वॉलेटिलिटी ले सकते हो तो हमारी इक्विटी स्कीम में आ जाइए, अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हो तो वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ अदर स्कीम्स, वी कॉल देम 10 साल पहले हमने एक फंड लेके आए थे, बैलेंस एडवांटेज फंड। वो फंड क्या करता था, वो कुछ पार्ट इक्विटी में डालेगा और कुछ पार्ट डेट में डालेगा। तो आपकी अगर मार्केट महंगा है, आज जैसे हमको लगता है कि मार्केट महंगा है, मार्केट सस्ता नहीं है आज, तो हमने इक्विटी का परसेंटेज बहुत कम कर दिया है। दैट फंड हैज इन्वेस्टेड ओनली 31% इनटू इक्विटी, राइट? सो ओनली 31% इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी, रेस्ट इज इन्वेस्टेड इन आइदर आर्बिट्राज फंड्स और इट इज इन्वेस्टेड इन डेट। सो इक्विटी का वेटेज चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द मार्केट। सो नए आदमी को कभी रिस्क नहीं हो, रिस्क कम से कम देने की कोशिश करते हैं। सो अगर कोई आदमी वॉलेटिलिटी नहीं ले सकता है तो उसको ये बैलेंस एडवांटेज फंड, एसेट एलोकेटर फंड, मल्टी एसेट फंड, वैसे फंड्स में आना चाहिए जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करें। अगर जरा भी वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हो तो म्यूचुअल फंड्स के पास डेट स्कीम भी हो सकती है, तो डेट स्कीम में भी डाल सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड इज नॉट ओनली अबाउट इक्विटी, म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम होती है, म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड यानी मिक्स स्कीम होती है और म्यूचुअल फंड में इक्विटी स्कीम होती है। आप डिसाइड कीजिए कि आप कितनी वॉलेटिलिटी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इक्विटी में डालना ही चाहिए, कुछ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो तो इक्विटी में रहना ही चाहिए। वो एक सबके लिए एक एडवाइस नहीं हो सकती है, हर एक आदमी देखेगा कि उसकी रिस्क एपिटाइट कितनी है और अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप जितनी वॉलेटिलिटी ले सकते हो उस तरह से आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। पर अगर इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमारे क्रेडिट रिस्क फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो डेट में इन्वेस्ट करता है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को डेट देता है, right? So there are different kinds of funds that a mutual fund will have. Mutual fund is not only equity, mutual fund में debt भी बहुत बड़ा होता है। निमेश जी, आपने बहुत खूबसूरत नोट पर अपना ये जवाब छोड़ा है कि हर एक निवेशक को अपना पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट करता है तो डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखना चाहिए। अब जो तरीका होता है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने का, उसमें आपकी रिस्क एपेटाइट आपको पता होनी चाहिए, उसको डाइवर्सिफाइड रखने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके लक्ष्य क्या है, उनकी अवधि क्या है, उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को आप समय समय पर आकर रीबैलेंस करें। आज की जो स्थिति है, वो तमाम निवेशक जिन्होंने इक्विटी में अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखा हुआ है, जो शायद बहुत पुराने निवेशक हों, काफ़ी समय से कर रहे हों और
और इस वक्त उनके इक्विटी पोर्टफोलियो में कुछ मुनाफा उनको दिखाई दे रहा हो, किस तरह उस मुनाफे को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना चाहिए डेट की ओर? क्या इस तरह की रीबैलेंसिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो काम आएगी? देखिए, हमारा जो मैं आपको डेटा ही दे देता हूँ। हाँ। हमारा जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो जब ये कोविड हिट हुआ था, तभी इट वाज़ इन्वेस्टेड 78% इंटू इक्विटी। जब कोविड हुआ था और मार्केट गिर गया था, तभी उसने 78% इक्विटी में डाला था, क्योंकि मार्केट 30,000 के नीचे आ गया था। आज वही फंड ने आज 31% इक्विटी पे है। राइट? तो जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाता गया, हमने अपना इक्विटी एलोकेशन कम कर दिया। दैट इज़ बिकॉज़ दैट फंड का मैंडेट ही है कि वो महँगे मार्केट में नहीं रहेगा, वो सस्ते मार्केट में ही ज़्यादा मार्केट में होगा। सो दिस इज़ हाउ सो अगर कोई इन्वेस्टर फुल इक्विटी में है और उसको अनसर्टेनिटी ये रिस्क अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क पैरामीटर्स ये वो सब थोड़ा टेक्निकल है। मैं केवल इतना एक कॉमन इन्वेस्टर को मैं केवल इतना बोलता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो 20% नीचे जाता है तो आप शांति से सो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो यू कैन गो टू एनी ऑफ द फंड्स विच इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट बोथ। हमारा और एक फंड है, मल्टी एसेट फंड है। वो क्या करता है, वो 65% इक्विटी में डालता है, थोड़ा 10% गोल्ड या सिल्वर में भी डालता है और बाकी का पैसा डेट में डालता है। सो डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ द मार्केट वो भी डिसाइड करेगा कि उसको 65% इक्विटी में रहना है, 80% इक्विटी में रहना है, 70% इक्विटी में रहना है। सो इट इज ऑलवेज बेटर फॉर पीपल हु कैन नॉट टेक वॉलेटिलिटी। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ न्यू और ओल्ड। आपका माइंडसेट क्या है? आप वॉलेटिलिटी ले सकते हो शेयर के दामों में। अगर थोड़ा गिर गया तो आपको टेंशन होता है या नहीं होता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका टेम्परामेंट के हिसाब से लीजिए। अगर टेम्परामेंट में वॉलेटिलिटी है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो नीचे जाएगा तो मुझे रिस्क टेंशन नहीं होगा, तो आप प्लीज इक्विटी लीजिए। पर अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हो, देन यू कैन गेट इनटू बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड और थिंग्स लाइक दैट। आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है। आपसे बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है? जहाँ तक फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात है, बहुत सारे लोग दे लुक अप टू यू, आपसे सलाह लेते हैं और आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। ऐसी कौन सी एक बात है निमेश जी जो आपने अपने निवेशकों से सीखी है? ये जानना चाहूँगी मैं। जो मेरी कंपनी में आज 1 लाख करोड़ है, ये वॉलेटिलिटी वाले प्रोडक्ट्स में, जो इक्विटी और डेट है। ये प्रोडक्ट हमने रांची में किसी से बात करके बनाया था। राइट? दिस होल बैलेंस एडवांटेज फंड केम आउट ऑफ इंटरेक्शन विद रांची, बिकॉज हमेशा जब आप निवेशक को मिलते हैं तब आप बहुत सीखते हैं, क्योंकि हर एक आदमी अलग सोचता है। ये फंड का नाम था वॉलेटिलिटी एडवांटेज फंड। राइट? और चल ही नहीं रहा था वॉलेटिलिटी एडवांटेज फंड, क्योंकि लोग सोचते थे वॉलेटिलिटी बुरी है। मैं बॉम्बे में बैठा हूं, मेरे नजरिए में वॉलेटिलिटी अच्छी थी, तो हमने फंड का नाम लगा दिया था वॉलेटिलिटी एडवांटेज फंड। पर जब मैं रांची गया, तब उन्होंने बोला मैं कभी ये फंड में डालूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो वॉलेटिलिटी है। मैं बोला वॉलेटिलिटी तो अच्छा है ना, आपको शेयर के दाम ऊपर नीचे जाएंगे तो ही कमाने मिलता है, आपको सस्ते में खरीदने मिलता है। तो बोला नहीं, वॉलेटिलिटी खराब है, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। तो हमने उसका नाम बैलेंस एडवांटेज फंड कर दिया वॉलेटिलिटी एडवांटेज फंड से। तो देयर इज लॉट्स टू लर्न। और आज ये सारे जो डायनामिक एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं, जिसमें इक्विटी और डेट हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो 1 लाख करोड़ है। तो आई एम थैंकफुल टू रांची दैट दे गिव मी दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ डायनामिक एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही सब बातें हैं जो बुनियादी तौर पर आप जैसी एएमसी को इतना मजबूत बनाती हैं और इतने लंबे समय से जो लोगों का भरोसा है आप पर, वो इसी बात का सबूत है कि आप कितना डीपली जाते हैं, कितनी गहराई में जाके अपने निवेशकों की सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके मुताबिक फंड्स भी लाते हैं। और आई गिव यू अनदर एग्जांपल। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में उसको लगता है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा करेगा, तो टेक्नोलॉजी फंड में डाल देता है। फिर उसको लगता है बैंकिंग अच्छा करेगा, तो टेक्नोलॉजी में निकाल देता है और बैंकिंग में निकाल डाल देता है। तो उसमें दोनों कॉल देने पड़ते हैं कि आप कब जाएं और कब बाहर निकले। तो एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने हमको बोला कि आप ये सबका समूह क्यों नहीं करते, आप ही डिसाइड कीजिए कौन से सेक्टर में डालना है। तो हमने एक थीमेटिक एडवांटेज फंड बना दिया, आईसीसी प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड। वो फंड क्या करते हैं, आज हमको अगर वो हमारे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसको फंड ऑफ फंड बोलते हैं। तो ये फंड ऑफ फंड है जो इन टर्न हमारे म्यूचुअल फंड्स में डालता है पैसा। तो अगर उसको लगे तो आज उसने बैंकिंग
में डाला है, 30% ऑफ द फंड्स बैंकिंग में डाला है, उसने यूएसए के फंड्स में डाला है, उसने टेक्नोलॉजी फंड में डाला है, उसने फार्मा फंड में डाला है। तो जिधर हमको लगता है, जब हमको लगता है कि ये सेक्टर अच्छा है, तो हम ही चेंज कर देते हैं। ये भी हमारे एक निवेशक ने हमको बताया था कि आप लोग खुद ही क्यों नहीं एवरी मंथ एलोकेट करते हैं। तो हर महीने हम एलोकेट करते हैं कि अभी हम कौन से क्षेत्र में डालें पैसे। So it is a very good idea. That has also come from the ground level only. So it is very important for every business to listen to their customers, and that's how we keep on doing. Most of our products have been developed. हमारे customers ने जो हमको बोला उस हिसाब से ही हमने products भी develop किए। बिल्कुल, और यही वजह है कि सबका भरोसा आप पर अब तक कायम है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे चलकर भी कायम रहे और आप बुलंदियों की नई ऊंचाइयों को लगातार छूते रहें। निमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने इस बेहद खास चर्चा के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब भी आप मिलते हैं बहुत कुछ सीखते हैं। समय कम पड़ जाता है लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती, लेकिन आज इस शो को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।